नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के बारे में। कनिष्क निसंदेह कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे पराक्रमी शासक था। कनिष्क के राजरोहण की तिथि का निर्धारण भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद प्रश्न रहा है। विद्वानों ने उसकी राजरोहण की बहुत सारी तिथियां निर्धारित की है, जैसे फिलिप कैनेडी इसे 58 ईसा पूर्व मानते हैं, आर.सी. मजूमदार इसे 248 ईस्वी मानते हैं, आर.जी. भंडारकर इसे 278 ईस्वी मानते हैं और मार्शल स्टैनकोनो स्मिथ इसे 125 ईस्वी मानते हैं। घिट्समन 144 ईस्वी तथा अधिकांश विद्वान इसे 78 ईस्वी मानते हैं। कनिष्क के राजरोहण की तिथि संबंधी विवाद पर संवाद करने के लिए 1913 ईस्वी में तथा 1960 ईस्वी में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। द्वितीय सम्मेलन के एल.एम. वासम के काट्य प्रमाण के आधार पर राजरोहण की तिथि 78 ईस्वी मानने पर सहमति बनी। ए.एच. दानी द्वारा सैखान ढेरी नामक उत्खनन से प्राप्त कुषाण के कालीन अवशेषों के आधार पर कार्बन डेटिंग पद्धति से कनिष्क के राजरोहण की तिथि प्रथम शताब्दी ईस्वी में निर्धारित हुई है। हाल ही में खोजे गए नवीनतम रबातक अभिलेख में भी उत्कलित है कि कनिष्क ने एक नए संवत का प्रचलन किया है। अतः निश्चय ही साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राजरोहण के अवसर पर जिस एक नए संवत का प्रवर्तन किया, जिसका उसके वंशधरों के धारा प्रभाव के रूप से 170 वर्षों तक उपयोग में लाया गया, शक संवत कहलाता है। इस संवत को चौथी सदी ईस्वी के भारतीय लेखों में नाम दिया गया है। इससे वोराला अभिलेख वाकाटक शासक देवसेन ने इस अभिलेख से वाकाटक इतिहास पर नया प्रकाश पड़ता है। इस अभिलेख में पहली बार शक संवत का उल्लेख मिलता है, जिससे राजवंश की वंशावली का कालक्रम निर्धारित करने में सुगमता प्राप्त होती है। चीनी यात्री हेनसांग के विवरण के अनुसार सुंगलिन के पूर्व दिशा तक कनिष्क का अधिकार था। सुंगलिन के पूर्व के प्रदेश से तात्पर्य चीनी तुर्किस्तान से है, जिसमें यारकंद, खेतान, कसगर जैसे मध्य एशियाई प्रदेश शामिल हैं। इस शक्ति के विस्तार के कारण चीन के हान साम्राज्य के साथ कनिष्क की शत्रुता स्थापित हो गई। चीनी इतिहासकार युद्ध का एक अन्य कारण बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास दूत भेजकर हान वंशीय राजकुमारी से विवाह की मांग की, जिसे ठुकरा दिया गया। चीनी स्रोतों के अनुसार 90 ईस्वी में कनिष्क ने चीन के विरुद्ध अभियान किया, किंतु असफल रहा तथा चीनी सेनापति पांचाऊ ने उसे परास्त कर दिया। कनिष्क ने खुद को असफलता को स्वीकार नहीं करते हुए घोषित की कि मैंने उत्तर को छोड़कर अन्य 3 क्षेत्रों को जीत लिया। कनिष्क का समकालीन चीनी सम्राट होती था। मध्य एशिया के कारापीटीप तथा डलजिंग द्वीप से कुषाण के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। खेतान से चंद्र कनिष्क उत्कीर्ण एक पांडुलिपि भी प्राप्त हुआ है। तिब्बती स्रोतों के अनुसार खेतान के राजा विजय कीर्ति की सहायता से कनिष्क ने साकेत पर विजय प्राप्त की। ख्वारिज्म में एक अभिलेखगार था, जहां अरमाइक लिपि तथा ख्वारिज्म भाषा में लिखे पुरातात्विक तथा दस्तावेज रखे हुए थे। चीनी तुर्किस्तान के अतिरिक्त बैक्टीरिया तथा बुखारा तथा पार्थियाई पर भी उसका आधिपत्य था। उसका सर्वप्रसिद्ध रबातक लेख में बैक्टीरियन भाषा में उत्कीर्ण है। मथुरा तक क्षेत्र पर राज्य विस्तार भीम कटफिजेस के समय किया जा चुका था। सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश तथा सांची के कनिष्क के अभिलेख से प्राप्त होता है। बिहार तथा उत्तरी बंगाल से उसने शासन के बहुसंख्यक सिक्के मिले हैं। श्री धर्म पंडित सूत्र से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के अश्वघोष नामक लेखक बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मार्ग प्राप्त किया। कुम्हारगढ़, वैशाली तथा बक्सर के भी कुछ कुषाण सिक्के मिले हैं। बोध गया से हुविस्क के शासनकाल के मित्र मणि फलक मिलता है। ताम्र लिपि महास्थान से बंगाल के कनिष्क के सिक्के मिले हैं। मयूरभंजक से शिशुपालगढ़ तथा पुरी गंजाम से भी कनिष्क के सिक्के मिले हैं। खैराडी से एक अत्यंत समृद्धशाली कुषाणकालीन नगर के अवशेष मिले हैं। सुई विहार जेद्दा माणिक्यवक से प्राप्त अभिलेख से प्रमाणित होता है कि
संपूर्ण पश्चिमोत्तर भारतीय प्रदेश पर अधिकार में था। हेनसांग के कपिसा में कनिष्क के अधिकार की पुष्टि करता है। कल्हण की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है कि कश्मीर पर अधिकार था तथा उसने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने भारतीय इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित की। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा चंपा तक विस्तृत था। अद्यतन कनिष्क के कुल 12 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4 प्रमुख हैं। तक्षशिला के चीर स्तूप कनिष्क के शासनकाल के प्रथम लेख के उपाधि देवपुत्र में उद्धत है। शुक्रकोटर अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। रवातक अभिलेख अफगानिस्तान से ही प्राप्त हुआ है। सारनाथ अभिलेख, जिसे 881 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। कौशाम्बी बुद्ध प्रतिमा अभिलेख तीसरे वर्ष लेख में है। श्रावस्ती से प्राप्त 2 बुद्ध प्रतिमा लेख। सुई विहार तथा जेदा अभिलेख 11वें वर्ष इसे उत्कीर्ण करवाया गया था। माणिक के बौद्ध स्तूप अभिलेख, जो कि पाकिस्तान के पंजाब से प्राप्त है और जो कि कनिष्क के 18वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया गया था। मथुरा अभिलेख, जो कि 23वें तथा अंतिम वर्ष में कनिष्क के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया गया था। अफगानिस्तान के बाघलान प्रांत में स्थित रवातक नामक स्थान पर काफिर का किला नामक एक पहाड़ी से 1993 में इस अभिलेख की खोज की गई। बैक्टीरियन भाषा तथा यूनानी लिपि युक्त 23 पंक्तियों वाले इस विशालतम तथा असीम महत्व वाले कुषाण लेख का प्रथम संपादन तथा अनुवाद निकोलस सिम्पसन विलियम तथा जो इस अभिलेख में कनिष्क को एक महान उद्धारक धर्मपरायण सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा कहा गया कि इसने नाना के राज्य प्राप्त किया। उसे सम्राट का सम्राट तथा देवपुत्र भी कहा गया है। उसने यूनानी भाषा के स्थान पर बैक्ट्रियन आर्य भाषा को अपने राज्य में प्रचलित किया। उसने सफर स्थापित करने का आदेश दिया तथा उसके कुजुल कटपिसेस, सदाकस्ना तथा भीम कटपिसेस तथा स्वयं को कनिष्क की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस प्रकार कुषाण वंशावली देने वाला प्रथम अभिलेख है। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय एक नवीनतम संबंध प्रचलन किया। लेख के अनुसार कनिष्क का साम्राज्य कौंडिन्य, उज्जैनी, साकेत, पलिभेरा तथा श्री चंपा तक फैला था। कनिष्क ने स्वर्ण, ताम्र, कांस्य की मुद्राएं जारी की। कुषाण कुल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कनिष्क ही था। इसने अपनी मुद्राओं पर से खरोष्टी लिपि तथा प्राकृतिक भाषा का त्याग कर दिया तथा ग्रीक लिपि तथा खेतानी शक भाषा, यूनानी भाषा को अपनाया। मुद्राओं पर कनिष्क की उपाधि महाराजाधिराज तथा साओ नानो साओ मिलती है। मुद्राओं के अग्रभाग पर कनिष्क का अंकन ज्ञात वेदिका से आहूत डालते हुए राजा के रूप में किया गया है तथा पृष्ठभाग में ईरानी तथा यूनानी तथा भारतीय देवी देवताओं को आकृति उत्कीर्णित किया गया है, जिसमें प्रमुख मीरो तथा माओ, हेलियोडोस तथा शालिनी, आयासो, ओएसो अंकन चतुर्भुज देव के रूप में हुआ है, जिनके हाथों में कमंडल, डमरू, त्रिशूल तथा अंकुश का अंकन है। तथा बौद्ध की कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर प्रभामंडल युक्त बौद्ध की खड़ी प्रतिमा तथा बौद्ध अंकित किया गया तथा ताम्र मुद्रा यूनानी लेख शकों को मानव बुद्ध अर्थात शाक्य मुनि बुद्ध का अंकन किया गया है। मानव के रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सर्वप्रथम कनिष्क की मुद्राओं से शुरू हुआ है। यह भी उल्लेखित है कि मानव के रूप में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में ही शुरू हुआ था। कनिष्क की मुद्राएं पर बुद्ध का अंकन का आसन स्थान, वरद तथा व्याख्यान मुद्रा आदि के रूप में हुआ है। कनिष्क ने नाना देवी के नाम पर नानक मुद्रा भी जारी की थी। कनिष्क के शासनकाल की एक प्रमुख घटना चतुर्थ बौद्ध संगति थी। कश्मीर के कुंडल ग्राम में आयोजित हुआ था। पार्श्व नामक निग्रंथ जो कनिष्क के राजगुरु थे, इनकी सलाह से ही इस संगति का आयोजन हुआ था। वसुमित्र इस संगति के अध्यक्ष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि थे। ये कनिष्क के राजकवि भी थे। इन्होंने बौद्ध संगति में शामिल होने वाले साकेत से विशेष रूप से बुलाया गया था। संधारक कनिष्क के राजपुरोहित थे। एक अन्य दरबारी विद्यमान मातृचेट थे।
थे जिन्होंने अष्टशतकम ग्रंथ लिखा, आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता तथा काय चिकित्सा के जनक चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। प्रज्ञा पारमिता सूत्र के रचयिता, शून्यवाद के प्रतिपादक तथा माध्यमिक दर्शन के आचार्य नागार्जुन भी कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन विदर्भ निवासी तथा ब्राह्मण थे। एजी सिल्लाओ नामक ग्रंथ विद्वान भी उसके शासन के दरबार में था। कनिष्क ने कश्मीर के कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप नामक नगर स्थापित किए। चीनी स्रोत के अंदर युद्धों के कारण प्रजा में असंतोष फैल गया। अंततः वह अपने सैन्य अधिकारियों द्वारा मारा गया। भारतीय इतिहास में महान सम्राट कनिष्क को स्थान दिया गया है। महान विजेता, महान साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक कौशल का उदार संरक्षण था। उत्तरी बुद्ध अनुश्रुतियों में उसका वही स्थान जो दक्षिण बौद्ध परंपराओं में अशोक का है। कनिष्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के तुल्य सैन्य क्षमता तथा अशोक जैसा धार्मिक उत्साह देखने को मिलता है। विदेशी शासक होकर भी वह भारतीय संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गया तथा मध्य तथा पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रवेश का द्वार खोल दिया।